भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, वैचारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक, लेकिन हर चुनौती का उत्तर है स्पष्ट सोच और एकता। यही लेकर आ रहा है जयपुर डायलॉग्स 2025, 7, 8, 9 नवंबर को जयपुर में। यह है वह मंच जहां भारत के योद्धा और विचारक मिलकर रणनीति गढ़ेंगे। आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। आज ही रजिस्टर करें और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे क्राउड फंड में सहयोग दें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव सिंह जी। वैभव सिंह जी से हम बात करेंगे थोड़ा देश विदेश के विषयों पर और थोड़ा इस्लाम की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग आपस में होते हैं तो इस्लाम की चर्चा आवश्यक हो जाती है। तो स्वागत है आपका वैभव जी। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो साहब थैंक यू संजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लब्बैक या रसूलुल्लाह जो है वो बड़ी तेजी से भारत में फैल रहा है उसका, लेकिन अरबी भाषा में उपयोग न करके उसको अंग्रेजी आंग्ल भाषा में उपयोग कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद। देखिए संजय जी, इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे इलेक्शन आता है, आपको याद होगा आज ही सोनिया गांधी ने आर्टिकल भी लिखा है द हिंदू में, और उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर लिखा है और उन्होंने कहा कि भारत के लिए शर्मनाक है जो भारत स्टांस ले रहा है फिलिस्तीन को लेकर के, और नेतन्याहू दुनिया के अलग अलग देश जो है वो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और भारत। अच्छा, वो पूरा आप आर्टिकल अगर देखें तो मुझे समझ में, भारत तो हाँ, बहुत पहले फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुका है। एग्जैक्टली मुझे उसका सिर पैर समझ में नहीं आया कि इसका सिर पैर कहाँ है। फिर मैंने उसका सिर और पैर ढूंढने की थोड़ी कोशिश की, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जो है ना बेसिकली बिहार जो चुनाव है ना, ये बिहार चुनाव की वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या, भारत का स्टांस फिलिस्तीन को लेकर चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। भारत ने उसको 70 की दिहाई में रिकॉग्नाइज भी कर लिया। भारत ने 4 बार, जब से ये पिछले 2 साल में जब से ये वॉर शुरू हुई है इसराइल की और हमास की, भारत ने 4 बार फिलिस्तीन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज दिया है। मतलब भारत और क्या करे, भारत अपनी सेना भेज दे फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए। भारत नेतन्याहू जब इंडिया आए तो उनको पकड़ के जो है किसी थानेदार को भेज के उनको जेल में डलवा दे। क्या कर ले भारत और? ठीक है, मतलब मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है कि और ये क्या चाहती हैं। अच्छा, आपको याद होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बहुत पहले कहा था कि फिलिस्तीन की जो जमीन है वो फिलिस्तीनियों की है और इसराइल को जो है वो फिलिस्तीनियों की जमीन उनको देनी चाहिए। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी ऑन रिकॉर्ड। तो क्या मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी को वोट दे दिया था ये बोलने पे? तो अटल जी हमको, तो मुसलमान, इनको ये गलतफहमी है कि हम फिलिस्तीन की बात करेंगे तो उससे हमको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। वो भी नहीं मिलना है। तो आई लव मोहम्मद जो, या लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो जो एक अंग्रेजी हिंदी या अंग्रेजी जो वर्जन इन्होंने निकाला है, इसके पीछे भी देखिए रीजन वही है। अगर 2024 का आप चुनाव याद करें तो 2024 के चुनाव के दौरान ओवैसी ने कुछ 100-150 रैलियां निकाली थी फिलिस्तीन के समर्थन में, जनसभाएं की थी उसने अलग अलग शहरों में जाकर के, क्योंकि उसको ये था कि मैं ये मुस्लिमों को फिलिस्तीन के नाम पे गैल्वेनाइज करके मैं इनका वोट ले लूंगा और मैं वो इलेक्शन में उसका मुझे फायदा होगा। फिर उसने जय फिलिस्तीन का नारा भी दिया। इवन लोकसभा में शपथ लेने के बाद भी जय फिलिस्तीन उसने बोला। और ये वो इंसान है जो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन जय फिलिस्तीन उसने लोकसभा में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड बोला। ठीक है। तीसरी चीज हम आ जाते हैं कि उस जय फिलिस्तीन के नारे के बाद शपथ ग्रहण से लेकर आज तक ओवैसी ने कितनी सभाएं की हैं फिलिस्तीन के लिए? जरा मुझे कोई याद दिला दे। एक भी नहीं की। तो ये वैसे ही आई लव मोहम्मद जो है, ये जब तक बिहार चुनाव चल रहा है तब तक इस तरह का, अभी तो ये शुरुआत हुई है ना, कहते हैं कि इब्तदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा, वोटिंग और करीब होती जाएगी। अब अभी ये और बड़े नारे सुनने हैं। अभी तो हमें मुस्लिम ब्रदरहुड के, इख्वानुल मुस्लिमीन के और अपने जो टीएलपी वाले, जो भाई लब्बैक या रसूलुल्लाह टीएलपी वालों का नारा है ना, ये तो तो इनका है ना, ये आपके बरेलवी वालों का है ना ये। हाँ, वही तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी जो है, खादिम हुसैन रिजवी और उसका बेटा साद रिजवी, ये तो उनका नारा है। ठीक है। बरेलवी है ना, अब वो इनको ये बरेलवी था है। कि अगर हम ये नारा, अब हम, जी,
मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह का जो हम्म, लव फॉर रसूलुल्लाह, हम्म। ये तो आपके जो बाकी फिरके हैं उसमें तो इसको गुस्ताखी माना जाता है ना, ये तो ब्लास्फेमी है बिल्कुल, अगेंस्ट अल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल माना जाता है। और देखिए, इवन अगर देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बरेलवी हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, बरेलवियों का जो सबसे जो बड़ा झगड़ा है अरब के मुसलमानों से, वो है किस बात पे? या अरब का मुसलमान जो चिढ़ता है बर्रे सगीर के या साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों से, वो क्यों चिढ़ता है? वो इसी बात पे तो चिढ़ता है ना, कि ये मजारों पे चादरें चढ़ाने वाले, और ये जो है, ये आकर के इन्होंने इस्लाम का जो है ना, कि सिर पैर का पूरा हुलिया ही बदल दिया है साउथ एशिया में। बिकॉज अब देखिए, सबसे जो हमारा आपका डिस्कशन हुआ था कि भाई हिंदू से मुसलमान बने हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए सामने सर पटकने के लिए। अब हवा में कैसे हम सर पटक लें? तो वो मजारों का हम्म। कल्चर वहां से शुरू किया गया। यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा या भक्ति मूवमेंट जो थी, ठीक है, इनको लगा कि यार ये इनके यहाँ चल रही है, तो इसको, इसमें हम अपना फायदा कैसे निकालें? तो उसको निकालने के लिए एक सूफियों का एक तमाशा यहाँ पे इस देश में शुरू किया गया। आप मुझे बताइए ना, कि जहां से इन सबका, जो बरेलवियों का या जो सो कॉल्ड सूफी हैं, इनके जितने बड़े बड़े शाह कलंदर और फलाने ठिकाने आते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब आते हैं इराक से, सीरिया से, इस पूरे बेल्ट से आते हैं। ठीक है, उनको वहां पे कोई नहीं पूछता, जो वहां के लोकल रहने वाले हैं। ठीक है, और उनकी परंपरा जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रही है। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमको एज अ कम्युनिटी हिंदुस्तान में जो हिंदू है ना, उनको न समझ में आता है, ना उनको पता है। अच्छा, ये तो बताते नहीं, और हमारे यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है वो डिसऑनेस्ट है। ठीक है, उसको ये रहता है कि यार मैं कैसे इस चीज को जो है ना, कि भाईचारा वाला कल्चर में कैसे इसमें दरार डाल दूंगा, अगर ये सब मैंने सच बोल दिया तो वो बोलता नहीं है, वो लिखता नहीं है। और जो बोलते हैं उनको, हमारे ऐसे लोगों को बोल देते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है। ठीक है, जयपुर डायलॉग फ्रिंज एलिमेंट है। तो अब उसका क्या कहिएगा? तो ये आई लव मोहम्मद जो है ना, वो ये आई लव मोहम्मद इज बेसिकली आई हेट हिंदूज, ये है बेसिकली। ठीक है। और यार दूसरी बात बताएं इसको कि देखिए कि जो आपने बात कही ना कि हमारा इंटेलेक्चुअल जो है वो डिसऑनेस्ट है, इससे हम्म, ज़्यादा ऑनेस्टी तो अल्ताफ हुसैन हाली ने दिखाई थी हम्म, 19th सेंचुरी में, जब उसने कहा था कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशान जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, हम्म, मजाहम हुआ कोई खतरा न जिसका, न उम्मा में ठटका न कुलजम में जिसका, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। तो वो तो यस, ये कहता है कि भाई इस्लाम यहाँ तो आके डूब चुका है, डूब चुका है, एग्जैक्टली exactly। और ये और अपने आप को जो है वो सबसे हम्म, बड़ा दीन का सिपाही बताते हैं। अरे देखिए, सबसे देखिए, ये ना हमारे यहाँ का जो सारा का सारा जो मुसलमानों का जो एक मजमुई जो एक आप आबादी कह लीजिए, या उनका एक जो मजमुई जो माइंडसेट बनाया गया है कि जी मुसलमानों ने हुकूमत करी है, मुसलमानों की हुकूमत रही है, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया गया है। देखिए, ये दिया क्यों जाता है? जिस इंसान के, मैं हमेशा कहता हूँ, जिसके पाँव के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसके सर के ऊपर छत अपनी नहीं है, वो आज पंचर लगा रहा है, उसका बाप भी पंचर लगाता था, उसका दादा भी पंचर लगाता था, वो 7 पीढ़ी से पंचर ही लगा रहे हैं। वो कोई कोई हुकूमत तो किसी ने नहीं करी है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको आखिर जोड़ के कैसे रखेंगे अपने पास, कि जी हमने हुकूमत करी है, तुम्हारे बाप दादाओं ने हुकूमत करी है, तुम्हारे बाप दादा ने लाल किला वाले, तुम्हारे बाप दादा लाल किले में भी मजदूरी ही कर रहे थे। ठीक है, लाल किले के ठेकेदार नहीं थे वो। तो लेकिन अब इनको क्या है कि इनके नहीं, हमारे की है, तो यही चूरन बेचते हैं सारे, वो सुपीरियोरिटी बेचते हैं, उसके बदले में वोट लेते हैं। उनको लगता है, और देखिए, अपने बारे में अच्छी बातें सुनना किसको नहीं अच्छा लगता? झूठ लोग कहते हैं ना कि कितने तो शेर व शायरी और कितने गाने लिखे गए ना झूठे दिलासे के ऊपर, कि कोई झूठा दिलासा ही दे दे। ठीक है, झूठा दिलासा भी इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। तो उस झूठे दिलासे का सारा चक्कर ये चल रहा है। अच्छा, आप ये देख लीजिए, लेकिन ये बड़ा डेंजरस है संजय जी, क्योंकि आप आज देख लीजिए, पिछले 20 साल में जितने मुसलमान मारे हैं, अमेरिका ने, इसराइल ने, या नेटो ने मिलकर, आप मुझे बताइए, तारीख में, इंसानी तारीख में उतने मुसलमान किसने मारे हैं ह्यूमन हिस्ट्री में? और सारे मुसलमानों ने मिलकर के क्या बिगाड़ लिया इसराइल का, अमेरिका का और नेटो कंट्रीज का? ये बता दें, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अगर आप आज 21वीं सदी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप हमको चूरन बेच रहे हैं, कि जिस समय आपके पास तो खैर कभी कोई कल्चर था ही नहीं, कभी कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं। ठीक है, आपका तो एक कल्ट था और एक ट्राइबल कल्चर, अगर आप उसको कल्चर मानने को तैयार हैं तो वही था, और तो कुछ नहीं था।
जिनके पास एडवांस्ड कल्चर था, जिनके पास एडवांस सिविलाइजेशन थी, आप कहते हैं कि हम आज तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आज से 800 साल पहले हमने सबका बाजा बजा दिया। ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या ये सारी बातें लॉजिक की बातें हैं, सेंस की बातें हैं? ये बातें उनको समझ में आती हैं, या ये बातें वो कर सकते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो? उस कौम ने 1400 साल पहले दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उसके ऊपर वहां पे बैन लगा दिया गया है। ये कहा गया कि कुरान भी जो इकलौती किताब है वो तुम अकेले मत पढ़ो, अगर खुद से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ठीक। तो जो अपनी रिलीजियस किताब जिनको पढ़ने के लिए मना कर दिया मौलवी ने कि तुम कुरान भी खुद नहीं पढ़ोगे, तो और अब आप कुरान का उनसे एक्सपेक्ट। ट्रांसलेशन भी बैंड है। और ट्रांसलेशन, नहीं ट्रांसलेशन बैंड है। देखिए हमारे यहाँ पे भी तो यही चक्कर है ना। अब यहीं आप दरियागंज चले जाइए, दिल्ली में दरियागंज में ऐसी ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी इस्लाम के ऊपर कि पढ़ करके आपका सिर चकरा जाएगा। ठीक है। उन किताबों में जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर मैं और आप इस चैनल पे बोल दें, जो इन्होंने खुद लिखी हैं अपने पैगंबरों के बारे में, अपने खलीफाओं के बारे में और उनकी हरकतों के बारे में, और इन्होंने जो अपने सारे के सारे जो इनके इंडिया के जो खलीफा हुए सारे के सारे, जिनको ये अपना खलीफा मानते हैं, आप चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, आप उनकी किताबें ही पढ़ लें। हम आप बोल भी नहीं सकते, हम अभी आप बोल देंगे तो आप देखिए फिर दे डिफेमेशन, तो दे कत्ल की तैयारी, फिर कन्हैया लाल वाला काम शुरू हो जाएगा तुरंत 2 मिनट में। लेकिन यहाँ खुलेआम बिकती हैं गलियों में। दरियागंज में आपको जितने व्यूअर से कहूंगा कि जाके पुरानी दिल्ली पढ़े, खरीदें वो किताबें और पढ़े, देखें उसमें क्या क्या लिखा है कि जब अबू बकर थे तो अबू बकर, उस्मान और ये सारे बैठ के एक साथ क्या कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन किताबों में लिखा हुआ है कि वो साथ में बैठे थे और क्या खा रहे थे, क्या पी वो रहे तो थे। कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है शियाओं का। अरे तो खुद ही तो लिखी है, खुद इनके देवबंदी और बरेलियों ने एक दूसरे के खिलाफ लिखी हुई है। मैं उसमें उसमें शियाओं का और देखिए जहां तक शियाओं की बात है तो ठीक है, दुष्प्रचार है तो वो तो खमेनेई ने किताब जो लिखी उसमें उन्होंने आयशा के बारे में जो वर्ड यूज किया है, तो आप बोल सकते हैं तो जरा बोल दीजिए। कोई हिंदू बोल भी नहीं सकता कि जो उन्होंने जो आयशा को जिस वर्ड से एड्रेस किया है वो क्या थी। ठीक है। तो अब ये, लेकिन आप इनको सुन्नियों को सुनिए तो कहेंगे नहीं, हम शिया सुन्नी नहीं, हम सारे मुसलमान हैं। ठीक है। जब फिलिस्तीन की बात आती है, जब ईरान की, हाँ उम्मत इस्लाम है हम तो। हाँ, हम उम्मत की, फिर तुरंत उम्मत पे आ जाते हैं ना। अब जरा इमाम जितने सुन्नी है जरा बोल के दिखाएं। अगर मैं बोल दूंगा तो हमारी गर्दन काटने आ जाएंगे कि ये ऐसा हमारी बीबी आयशा के लिए, अम्मा आयशा के लिए कैसे कह दिया इन्होंने। अम्मा आयशा बोलते हैं ना, तो जाके लेकिन जरा पूछे। अम्मा आयशा ने खुद नबी हुजूर के बारे में क्या क्या लिखा है वो हाँ अगर, खैर वो आप हदीस कोट करके तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे हाँ बोलते हैं तो फिर नुपुर हाँ शर्मा वाला हाँ मामला हो जाता है। हाँ, फिर बिल्कुल 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 हो जाएगा तुरंत एक हम मिनट में। हम तो कह देते हैं कि साहब कि देखो साहब हाँ हदीस हाँ पाक पढ़ो, हाँ बुखारी 5134 क्या लिखा है, हाँ अम्मी आयशा ने क्या हाँ लिखा है। हाँ और उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, बेचारों को कहे क्या भाई सब भाई हदीस पाक बोल रहा है और क्या करे, मजबूरी हो जाती है। तो ये जो एक इस वक्त जो लागू किया गया है, ये तो किसी प्लानिंग के तहत लागू किया गया है, आई लव मोहम्मद वाला कैंपेन। ये देखिए बात क्या है ना, ये ना बड़ा थोड़ा डीप इसमें जाना पड़ेगा। देखिए इंडिया में एक घर वापसी की एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है। ठीक है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल अभी 2 दिन पहले मैं एक सज्जन के साथ बैठा था, जो मैं उनका उनका भी नाम नहीं लूंगा, उनकी संस्था का भी नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे दिखाए डॉक्यूमेंट्स और उन्होंने एविडेंस दिखाया कि उन्होंने सिर्फ पिछले 5 साल में 30,000 मुसलमानों की घर वापसी करवाई है। ठीक है। और 50,000 से ज्यादा जो मुसलमान लड़कियां हैं उनकी शादियां हिंदू लड़कों से करवाई है उन्होंने। ठीक। ये एक बहुत बड़ा एक जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जिसमें जयपुर डायलॉग का भी अपना एक रोल है। ठीक है। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है ना, इसमें जो है इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये फैक्ट है, क्योंकि हमको वो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कल मुझे एविडेंस दिखाए उन चीजों के। तो लेकिन वो इस बात उन्होंने कहा कि हम इस बात को पब्लिकली नहीं करना चाहते, बिकॉज इसका सिर्फ हमको नुकसान है अगर हम इसको पब्लिक कर दें। ना नहीं नहीं बिल्कुल क्योंकि सही है, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली करने वाली चीज है ये। हाँ, ये ओपनली करने वाली या इसको बोस्ट करने वाली चीज नहीं है। जैसे मुसलमान होते हैं, वो कोई एक बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसको पूरी सारे के सारे मिल करके जो है 10 मिलियन लोग उसको जो है प्रोपेगेंडा करते हैं।
वो बेवकूफी होती है, वो करनी नहीं चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो करें, हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे देखिए, एक तो उस समुदाय में एक डर है, और दूसरा देखिए, आप मुसलमान हो गए हैं, आपने उनको रेडिकलाइज कर भी दिया है, उनको थोड़ा अरबाइज भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीटली हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो डीएनए है, जो जेनेटिक्स है ना, वो बहुत पुराना है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा दरगाहें और ये इतने ज्यादा उर्स, उर्स क्या है, बेसिकली मेला है। ठीक है, तो वो जो आपके उर्स यहाँ पे, उर्स उर्स का शाब्दिक अर्थ तो मिलाप है ना, हाँ, निकाह है वो, तो क्योंकि उनका जो है मिलन हो गया। हाँ, ना मिलन हो गया। तो अब देखिए, अब ये सब जो सारी चीजें की जाती हैं, वो क्यों की जाती है? ताकि यहाँ का मुसलमान इंडियन कल्चर में रहते हुए, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए जो है मुसलमान हो जाए। बिकॉज आप एकदम से उसको बोलेंगे कि वो एकदम अरब हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये जो आई लव मोहम्मद है ना, ये उनको एक हीरो पैदा करना। अच्छा, वो हीरो कौन हो सकता है? मोहम्मद अगर वो हीरो नहीं है, तो मोहम्मद के बाद तो कोई हीरो हो नहीं सकता। अल्लाह तो शेपलेस है, फॉर्मलेस है। अल्लाह तो मतलब पता नहीं क्या, वो उसका तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। पूरी कुरान पढ़ जाइए, ठीक है, ही इज द मोस्ट बेनेवलेंट एंड मर्सीफुल के अलावा तो हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसके बाद उनके पास बचता क्या है? मोहम्मद ही बचता है। तो वो आपके पास भगवान राम आ गए, आपके पास भगवान कृष्ण है, आपके पास महादेव है। आपका जो हिंदू है ना, उसने अपने टेम्परामेंट के हिसाब से और अपने अपनी भक्ति के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एक भगवान चुन लिया है। जैसे जिनको प्रेमानंद जी अच्छे लगते हैं, उन्होंने भाई राधा राधा चुन लिया है, भाई वो वही करते हैं। जिन्होंने महादेव को चुन लिया है, वो उधर है। जो जय श्री राम वाले अलग हैं, इस्कॉन वाले अलग है। मतलब हर किसी ने अपना अपना एक डेटी जो है, अपना अपना एक एक भगवान चुन लिया है अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। उनके यहाँ पे मोहम्मद के अलावा कोई चूरन है नहीं बेचने को। ठीक है, ये एक इसका तो एक ये एंगल है। दूसरा, जितने गजवा, जितने जिहाद मोहम्मद ने लॉन्च किए हैं, ठीक है, काफिरों के खिलाफ, उतने तो किसी ने नहीं करे अपनी लाइफ टाइम में अकेले। तो वहां पे उनको एक ऐसा कंप्लीट पैकेज मिलता है, जो उनको 4 शादियां भी करवाता है, उनको जो है कि माले गनीमत भी दिलवाता है, वो उनको दुनिया में इस्लाम को फैलाने का और उसका दर्स भी देता है। वो उनके जितनी सही गलत चीजें हैं, उन सब को पूरा करने वाला कैरेक्टर जो है वो मोहम्मद है। तो वो आई लव, जब तक मोहम्मद को एज अ हीरो या मोहम्मद को एज अ गॉड फिगर वो नहीं स्टैब्लिश करते हैं, तब तक इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का फ्यूचर नहीं है। क्योंकि आपको एक कैरेक्टर चाहिए इंडिया में, इस सब कॉन्टिनेंट में। अरब में नहीं चाहिए, क्योंकि अरब में वो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर था। आज भी इसलिए आप देख लीजिए ना कि इन्होंने कितनी कोशिश की, बरेलवियों ने, इन देवबंदियों ने कितनी कोशिश की प्रॉफिट मोहम्मद का, कि भाई इनको मिल जाए उसकी चाबी जो है, कम से कम मदीने वाली तो मिल ही जाए, मक्के वाली भले ही अरब रख ले। लेकिन अरबों ने नहीं दी, क्योंकि इन्होंने वहां पे भी, मदीने में भी उर्स लगाना शुरू कर देना है। एक हज कंपलसरी है ही है, एक वहां पे उर्स भी कंपलसरी हो जाएगा। ठीक, वो दुकानदारी है ना, वो दुकानदारी है। वहां पे जितना पैसा देखिए, गिरता है। पहले यहाँ पर जो खुतबा था वो खलीफा के नाम पढ़ा जाता था। हाँ। उसके बाद अकबर अकबर महान, हम्म। आजकल सुना है एनसीईआरटी ने जो है वो फिर एक गुस्ताखी कर दी है, और अकबर महान से महान हटा दिया। और हम्म। उसके लिए जो है बहुत सारे लोग बहुत रुष्ट हैं। हम्म। अभी तो हमारे कौन है, शायद एक्स जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के, वो भी नाराज हो रहे थे कि बताइए, अकबर के नाम के आगे से महान हटा दिया, रोहिंटन नरीमन। हाँ, हम्म। खुद जो है वो एक प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट, हाँ। ऑर्डेन्ड प्रीस्ट बोलते हैं ना जिसको, हम्म। वो प्रीस्ट हैं। और ज़ोरोस्ट्रियन में हम्म। भी 3 वर्ण होते हैं, तो वो टॉप मोस्ट वर्ण वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि साहब कि ये तो बहुत ही गलत हुआ। तो वो अकबर महान जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि साहब की सबसे बड़ी जो सल्तनत है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, वो तो मेरी है, हम्म। और मैं खलीफा को पैसे भेजता हूँ। खलीफा की हम्म। तो कोई औकात ही नहीं मेरे पास, मेरे मेरे अलावा तो मेरे नज़दीक और तो कोई बैठता ही नहीं है, तो इसलिए खलीफा तो मैं होना चाहिए। ये हम्म। आपका ये तुर्की वाला क्या कर रहा है, और हम्म। वगैरह वगैरह करके उन्होंने वो कैलीफुट पे अपना क्लेम डाला। कैलीफुट पे क्लेम उनका चला नहीं, क्योंकि ये जो है ये हिजाज वाले जो थे, ये मक्का मदीना वाले, इन्होंने साथ नहीं दिया उनका। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब खुतबा मेरे नाम से पढ़ा जाएगा, मैं ही खलीफा हूँ यहाँ का।
और मेरा जो दीन है वो दीन इस्लाम नहीं, मेरा दीन दीन इलाही है। यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्शन शुरू हुआ और उसी के बाद से आपने देखा कैसे कैसे क्या क्या होता गया। फिर आया साहब, फिर एक ये औरंगजेब जो है, वो औरंगजेब भी तो सूफी है ना, ये हम्म। नक्शबंदी सूफी है। हाँ, खिचड़ी नक्श खाने वाला, टोपी सीने वाला। तो यहाँ से चालू होता है ये। तो ये तो कैंपेन ये इस तरह से चली है और बाकी इनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं। आप इस फतावा रज़विया देख लीजिए हमारे फतावा रज़विया में अहमद रज़ा साहब ने क्या-क्या नहीं लिख डाला है। ताकि अहमद रजा पहला बरेलवी। अगर कोई है, हाँ, अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने, और उन्होंने ये लिखा है कि साहब कि सबसे पहला जो काफ़िर है नंबर 1 वो है देवबंदी है। देवबंदी। देवबंदी पहला काफ़िर है, दूसरे नंबर पर अहमदिया है, तीसरे नंबर पर शिया है, हम्म। तो चौथे नंबर पर फिर मुशरिकीन आते हैं। हम्म। हिंदू जो है चौथे नंबर पे आते हैं। तो ये तो इनके हालात हैं। ख़ैर, अब ये बताएँ कि साहब कि ये जो दिलो-दिमाग की जो पैदाइश चल रही है पाकिस्तान में, तो इस वक़्त पाकिस्तान का क्या हाल है, क्या आलम है? अभी तो आप सिंदूर के बाद में तो उन्होंने बहुत भारी-भारी क्लेम किए, आज तक एक भी क्लेम को वैलिडेट नहीं करवा पाए कहीं से भी। ट्रंप के इतना नज़दीक होते हुए भी, ट्रंप के इतने हल्ला-गुल्ला करते हुए भी ट्रंप अल्टीमेटली हैड टू क्लाइम डाउन और उसको ये कहना पड़ा कि हाँ, मैंने फ़ोन किया था पाकिस्तान वालों को। हम्म। यहाँ तक आ गया। फिर पाकिस्तान वालों ने भी मना कर दिया कि साहब नहीं, हमने इनके कहने से कुछ नहीं कहा, हमने तो आपस में ही बात की थी वगैरह-वगैरह। और ये सब होने के बाद अ, अभी जो इनका जो एक तरफ से ज्वार फूट पड़ा है एक बार फिर से पश्तूनों पर और बलोच पर, तो उसके विषय में आपका क्या नज़रिया है? देखिए संजय जी, इसमें ना एक चीज तो बहुत क्लियर है। हमने जब पिछला भी वीडियो किया था, हमने उसमें भी ये चीज डिस्कस की थी और मैंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय भी हमने एक वीडियो किया था, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील, ठीक है, तो वो डील मेकर है, उसको जो डील ऑफर करेगा वो उसके साथ जाएगा। वो कोई प्रो इंडिया और कोई प्रो फलाना या प्रो ढिकाना वो नहीं रहने वाला है। और वही चीज है, उसको इन्होंने एक चूरन बेचा है और ट्रम्प डेस्परेट है अपनी एक लेगेसी छोड़ने के लिए। तो अब उसको बोल दिया कि जी हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में और वहां पे फाटा के रीजन में आप आकर के ले जाइए वहां पे, ठीक है। और हमारे पास गैस भी है, वो वजीरिस्तान के इलाके में, वहां से आकर के आप गैस ले जाइए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही उसको मैसिव भी ऑयल सब रिजर्व्स ये तो बताया ना, मैसिव ऑयल रिजर्व्स। मैसिव ऑयल रिजर्व्स का तो चलिए ठीक है, वो तो इमरान खान को ही पता चल गया था कितने तेल है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो तेल निकाला है वो तो सबको पता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब ये लेकिन जो ये आप ये सौदा। देखिए कितना इनकी जो है वो कारीगरी तो देखिए, उसी ऑयल रिजर्व को जिसको एक्सॉन वगैरह डंप करके चले गए, उसी को दोबारा बेच दिया। हाँ। देखिए देखिए, फेस सेविंग जो है ना, फेस सेविंग ट्रम्प को भी चाहिए और इनको भी चाहिए। हम्म। और इसके लिए ये लोग कुछ भी करने को राजी हैं और कुछ भी कर रहे हैं। और लिटरली आप मुझे बताइए कि ना कोई फिजिबिलिटी स्टडी हुई कि कितना तेल है, कितना गैस है, कितना रेयर अर्थ मिनरल है, ठीक है, वो न फिजिबिलिटी स्टडी हुई है, ना वहां पे कभी 1 ग्राम कुछ माल निकला है ग्राउंड से, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, वो बेचना था, बेच दिया। एक एग्रीमेंट भी नाम का कर दिया कि जो अमेरिकन कंपनी जाएगी और ये फला कंपनी जो है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि बिना इंश्योरेंस के तो कोई अमेरिकन कंपनी आएगी नहीं काम करने। और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतलब कितनी सिक्योरिटी गारंटी ये दे पाते, चाइनीज को तो दे नहीं पा रहे, ठीक है। आप कहेंगे कि हम चाइनीज को भी देंगे और अमेरिकन को भी देंगे, तो वो कैसे होगा? अच्छा चलिए ठीक है, आप अमेरिकन को ले आएंगे, अमेरिकन को ले आएंगे तो आप मुझे ये बताइए कि फिर चाइनीज क्या करेंगे वहां पे? उसी बलूचिस्तान में वो गोल्ड भी निकाल रहे हैं, चाइनीज गैस भी निकाल रहे हैं, और वहीं पे अमेरिकन भी वो चीजें निकालेंगे। उसी केपी में जहां पे उनको अफगान बेच रहे हैं सौदा,
कि आप आकर के हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो चाइनीज को, कि हमारे यहाँ से आप रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे यहाँ से निकालो, हमारे पास भी 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर के नेचुरल रिजर्व हैं। तो वहां पे अमेरिका भी जाके बैठेगा उनके पड़ोस में खैबर पख्तूनख्वा में। तो मतलब ये एक अजीब पागलपन सा चल रहा है। एक उधर भी पागल ही बैठा है वो ट्रम्प जो है, ठीक है, इधर भी अब डेस्परेट किस्म के पागल भिखारी है। ये बिना पैसे वाले पागल है, वो पैसे वाले पागल है, बस ये अंतर है। तो अब उनका एक क्लैश है। और केपी में बलूचिस्तान में कोई भी बाहर से आएगा, आप मुझे लिख के ले लिया, अमेरिका ने तो ट्राई करके देख लिया है ना, ठीक है, कि जो पश्तून है उनसे भाई वॉर एंड टेरर पश्तूनों के खिलाफ ही लड़े ना, उज़्बेक और उनके खिलाफ तो नहीं लड़े, ठीक है। तो पश्तूनों ने उनको वहां एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी वाले पश्तून है वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है अमेरिका आए और हमारे यहाँ पे आकर के माइनिंग करे और चीजें निकाल के ले जाए हमारे वसाइल, ठीक है। वैसा होगा नहीं। और ये जो अटैक्स बढ़े हैं टीटीपी के, वो भी इसी तरीके से बढ़े हैं। और देर इज अ ग्रेटर कोलैबोरेशन। अगर आपने इसको ध्यान दिया हो तो लीबिया में बैठे हुए, सीरिया में बैठे हुए और यमन में बैठे हुए जो इंसर्जेंट्स हैं, उनके हथियार जो है वो टीटीपी इस्तेमाल कर रही है, उनका टैक्टिक्स जो है वो शेयर हो रही है। वो आपस में ऑपरेशनल डिटेल शेयर कर रहे हैं कि जो हमने ये ऑपरेशन किया था, हमने इस तरह से एग्जीक्यूट किया है। तो उनकी आपस में कोलैबोरेशन और ट्रेनिंग की भी कोलैबोरेशन चल रही है। वो एक दूसरे के यहाँ जाके भेज के अपने लड़के जो है ट्रेन भी करवा रहे हैं अलग अलग टेरेन्स में। सो अब जब वहां पे जो गेम चल रही है वो बलूचिस्तान और केपी तक वाली गेम नहीं है, वो इंटरनेशनल गेम हो चुकी है, ठीक है। और वहां पे जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, अच्छा इंडिया के पड़ोस में चाइना को तो आज तक चैन से इंडिया ने बैठने नहीं दिया, न बलूचिस्तान में न केपी में। अमेरिका आकर के बैठेगा और इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा और इंडिया बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। और जो हमारा जो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया का जो होल्ड है इस पूरे रीजन में, जब बात आती है हार्ड पावर की, तो इंडिया ने ये पिछले 75-80 साल में ये चीज क्रिएट करी है, ठीक है। तो वो दुनिया के कोई भी पावर आ जाए, दुनिया का कोई भी प्लेयर आ जाए, वो उसको यहाँ पे डिफीट लेके ही जाना पड़ेगा, वो निकाल कुछ नहीं पाएंगे यहां से। अगर इंडिया ने चाह लिया कि अगर ये नहीं हो तो नहीं होगा, वो ये एक फैक्ट है। लेकिन क्या हम वो चाहते हैं एज अ स्टेट, क्या हम तैयार हैं उसके लिए, ये एक अलग डिबेट है। कि क्या हम, जैसे बांग्लादेश में या नेपाल में अगर इंटरवेंशन था और हमको पता था कि इंटरवेंशन चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हमने उसमें हाथ नहीं डाला, तो क्या वो सही था या गलत था, ये एक अलग डिबेट है। क्या हम उसको ये चाहते हैं कि नेचुरली ये लोग खुद सफर करें और खुद नेचुरली आए, क्योंकि वो एक लॉन्ग लास्टिंग पीस होगा। हम एक इंसर्जेंसी या बैटल ग्राउंड अपने नेबरहुड में नहीं चाहते, जहां पे हम जो है कि किसी दुनिया की एक पावर के साथ एक कहते हैं ना कि एक प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ना चाहते, ठीक। तो अगर वो है तो उसके भी अपने प्रोस एंड कॉन्स है। तो लेकिन क्या हम वो सेम चीज पाकिस्तान में भी होने देंगे, मुझे नहीं लगता है। बिकॉज बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका और पाकिस्तान में बड़ा अंतर है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, पाकिस्तान के साथ हमारा जो टेम्परामेंट है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो नहीं अलाउ करेंगे। और इंडिया में जो इंडियन डीप स्टेट जो इंडिया की है, जो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें होने नहीं देगी। और आ जाएं, आकर के देख ले, अगर पाकिस्तान आर्मी 7 लाख की आर्मी जो है वो पिछले 80 साल में बलोचों को नहीं सेटल कर पाई, पश्तूनों को नहीं डिफीट कर पाई, तो उनको लगता है कि अमेरिकन आ जाएंगे तो हम कर लेंगे, तो वो भी ट्राई करके देख ले। क्योंकि चाइनीज के साथ तो मिलकर नहीं कर पाए, अमेरिकन के साथ भी ट्राई कर ले। तो ये कैजुअलिटी बढ़ती जाएगी, ये वॉर और हॉट होती जाएगी, इसमें और बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। और इन्होंने जो एक सऊदी और पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, अच्छा एक तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि एग्रीमेंट और पैक्ट का डिफरेंस भी नहीं समझते लोग कि यार एग्रीमेंट क्या होता है, पैक्ट क्या होता है। आप तो डिप्लोमेट, आप तो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट जो है वो नॉन बाइंडिंग होता है, पैक्ट जो है वो भाई बाइंडिंग होता है। तो कोई पैक्ट तो हुआ नहीं है कि जो इंडिया का उसके ऊपर हमला करेगा तो सऊदी इंडिया पे हमला कर देगा। क्या पागलपन है, इस तरह से थोड़ी होता है। अभी तक उसका टेक्स्ट हाँ, किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, वो सिर्फ पाकिस्तानीज और सऊदीज ने देखा है। तो कैसे ये और हवा में आर्टिकल जो अनाउंसमेंट भी जो हुआ है वो हाँ, जो सबसे जो ज्यादा उसकी जो लाइंस आई हैं इन हम्म, प्रिंट, वो सारी की सारी पाकिस्तान की तरफ से आई। पाकिस्तान की तरफ से वो भी कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है। प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपको पता ही है कि वो उनका फोर्टे है, वो कर लेते हैं। अच्छा चलिए,
क्योंकि भाई जब आप, जाहिर सी बात है, जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता है तो आप प्रोपेगेंडा ही करते हैं ना। अगर मेरे पास संजय जी की किसी भी बात का लॉजिकल जवाब नहीं है देने के लिए, तो मैं इनका क्या आर्गुमेंट करूंगा? मैं उनसे पर्सनल हो जाऊंगा, मैं उनसे प्रोपेगेंडा और झूठ के बारे में बात करूंगा, ठीक है, झूठे एलिगेशंस लगाऊं। तो दुनिया में ऐसा ही होता है, वो भी कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कोई भी, पाकिस्तान एक वो डूबती हुई नाव है जिसमें कोई सवार नहीं होना चाहेगा, ठीक है। अगर इतना ही नेचुरल रिसोर्सेस पाकिस्तान के पास थे, तो ये जो नियोकॉन्स बैठे हुए हैं अमेरिका में, और जो वॉल स्ट्रीट में जो बैठे हुए हैं वल्चर्स वॉल स्ट्रीट के, उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि ये इतने रिसोर्सेज हैं यहाँ पे? तो वो आज आज तक उन्होंने क्यों नहीं तो कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? ऐसा होता नहीं है। कहते हैं ना कि क्यों बेसबब से फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह ही तो होता है इस तरह के कामों में। तो इस तरह के काम करें तो ठीक है, फिर मारे मारे फिर रहे, फिरते रहे। वो जो लेकिन रेकोडेक की जो माइंस हैं, अब उसको उसका ही ले कितने लीजिए, लोगों को बेचा, कितने लोगों को बेचा? चला सबसे कोई नहीं पहले पा रहा उसको। सबसे पहले जिसको बेचा था उसको बाद में यूनिलैटरली कैंसिल कर दिया, उसने आर्बिट्रेशन अवार्ड जीत लिया रेकोडेक पे, टर्की को बेचा था, टर्की ने केस किया था इनके ऊपर। और $6 बिलियन का आर्बिट्रेशन हाँ, अवार्ड है इनके अगेंस्ट में उसमें। हाँ, वो तो टर्की में एर्दोगान बैठा हुआ है, तो इनकी थोड़ी बचत है। कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ गया तो उसने इनको उनका कॉलर पकड़ के बोलना $6 बिलियन दो अभी तुरंत, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। और देखिए, ये जो इनकी दोस्तियां यारियां भी है ना, ये सारी फर्जी हैं। तुर्की इनका दोस्त है क्या? किस लिए दोस्त है? तो $6 बिलियन के लिए केस क्यों किया हुआ है भाई? मतलब ये इनके कोई दोस्त नहीं है। भिखारी का, गरीब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता है, ठीक है। और जो पैसे वाला होता है ठीक है, उसके सारे दोस्त होते हैं। और उसके सिर्फ दोस्त नहीं होते, उसके सारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक। तो ये, इन भिखारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तुमने कुछ काम अच्छे किए हैं, तुमने सौदा अच्छा बेच लिया है, ट्रम्प को उसका ईगो मसाज कर लिया है, बूट पॉलिश तुमको आती हो, तुम्हारी आदत रही है, तुम अच्छी कर लेते हो, हमको नहीं आती, हमने नहीं करी कभी किसी की, ठीक है। उस आदमी को बूट पॉलिश चाहिए, भारत से तो नहीं मिलेगी, ठीक है, बात हो गई खत्म। अब तुमको आती है, तुम्हारी पूरी कौम मिलके बूट पॉलिश करती है, तुम जाके किसी और का बूट पॉलिश करते हो, यही करते रहो, 75-80 साल से करते रहो यार। भारत से क्या मतलब है कि यार तुम, अच्छा, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जो कैजुअलिटीज है वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। हिस्ट्री में सबसे इंडिपेंडेंट ज्यादा। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज, मतलब 6 से 7 हजार की कैजुअलिटी है उनकी इस साल वहां पे, इन दोनों जगह पे। एक महीने में 350 मरे हैं। हाँ, कह तो रहा हूँ, 6 से 7 हजार टोटल कैजुअलिटीज हैं इनकी इस साल में। अगर आप एफसी और आर्मी और ये लेवीज मिला लीजिए तो 6.5 से 7 हजार लोग वॉर्स में मरते हैं, ठीक है। और वो भी वॉर जब किसी तगड़े प्लेयर के साथ हो तब। ये तो मतलब आप, 71 वॉर में कुल इनकी कैजुअलिटीज जो थी, भारत की हम्म, 3100 थी और इनकी कोई 4 साढ़े 4 हजार थी, दोनों मिला के 7 साढ़े 7 हम्म, हजार थे। ठीक है। तो आप सोचिए, इस साल इनकी सिर्फ इतनी कैजुअलिटी, तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा। और आसिम मुनीर को बहुत शौक है, और आज का नहीं है, उसको पुराना शौक है, 2013-14 की बात है। अब एक अफगान, जादरान कबीले के एक अफगान थे, वो यहाँ दिल्ली इलाज कराने आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय में उन्होंने मुझसे कहा था, इसका नाम लिया था कि यार ये साला वहां आता है जो है अफगानिस्तान में, और ये वहां पे घूमता रहता है। उनसे अभी हाल ही में मेरी मुलाकात दोबारा हुई, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं तो भूल भी चुका था। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपको याद है, मैंने आपको उस समय जब मैं ऑपरेशन के लिए आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑफिसर जो है वहां घूमता रहता है, अक्सर ये बहुत विजिट करता है। तो और ये लोग यहाँ पे जो है इन्होंने जीना हराम कर रखा है हमारा, और ये जो है कि जो इनकी हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको पैसा दे रहे हैं, और यहाँ पे जबरदस्ती जो है अफीम की खेती करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहे कि, तो मैंने कहा यार याद तो आ गया मुझे, तो कहे कि इसी का तो नाम ले रहा था मैं। अब आप इमेजिन कीजिए। तो इसको शौक तो हमेशा से है कि अफगानिस्तान भी अपना बैकयार्ड हो, कश्मीर भी अपना हो जाए, और एक पूरा जो है, भाई मदरसा छाप है तो उसके तो दिमाग में वही चलता है। तो मदरसा छाप आदमी को अगर ये सारी चीजें, अगर को शौक है, तो उसी हिसाब से कैजुअलिटी हो रही है, उसी हिसाब से शौक पूरे किए जा रहे हैं। और ज्यादा नहीं, कुछ रुक जाए, बहुत लंबा नहीं, साल भर और रुक जाए, साल भर में इनकी फौज खुद ही डिक्लेयर कर देगी कि यार इस आदमी को हटाओ, पागल को यहाँ से, ठीक है, कैसे भी करके।
नहीं वो हरकतें तो उसकी इसी तरह की हैं, और पहले भी बताते हैं ना कि वो जो बाजवा था वो नहीं चाहता था, कहता है भाई किसी को भी आप कर दो, इस आदमी को मत करो। लेकिन इन देयर विजडम, और उनकी खैर आदत ही है, जिसको भी वो बनाते हैं। मजे की बात यह है कि आर्मी चीफ का सिलेक्शन जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन जिसको भी वो सिलेक्ट करता है वो बाद में आके उसी को हटाता है, कंसिस्टेंट अरे है पहले दिन से। आर्मी चीफ वहां पे क्या सिलेक्ट करता है? अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये वहां के सारे फौजी, देखिए वहां के, एक बात मान लीजिए ना, पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में जितने भी हैं सबके सब चोर हैं, ये फैक्ट है, ठीक है? वो सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे एक नंबर करप्ट है। और मतलब उतना करप्ट हमारे यहाँ भी पॉलिटिशियंस कोई ईमानदार नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस उनसे ज्यादा करप्ट है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है, ठीक है? हमारी इकोनॉमी का मजबूरी साइज बहुत बड़ा है उनसे। तो हमारे पॉलिटिशियंस उनसे ज्यादा करप्ट है इन अ सेंस कि हमारे पास पैसा ज्यादा है। लेकिन जिन जिन चीजों पे वो करप्ट है अपनी इकोनॉमी के साथ हिसाब से, अगर आप देखिए तो वो बहुत ज्यादा करप्शन है। उतना करप्शन अगर हमारे यहाँ कोई पॉलिटिशियन कर दे तो उसकी अपनी पार्टी के सारे लीडर्स मिलकर उसको पार्टी से निकाल देंगे, वो कितनी भी करप्ट पार्टी हो, कितना भी रीजनल वो हो। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि जिस मुल्क में 45% बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, यानी कि मदरसा भी नहीं जाएगा वो, ठीक है? 45%, यानी उसके पास इतना बेसिक एम्यूनिटी भी नहीं है कि वो मदरसे भी चला जाए। उस देश के प्रधानमंत्री जो है, उनका जो है वो लंदन में, दुबई में जो है उनके पैलेसेस होते हैं, इस तरह के मुल्कों के। उनकी फैमिली का कोई भी बच्चा उस मुल्क में रह करके पॉलिटिक्स नहीं करता, वो सारे के सारे बाहर जाके बिजनेस करते हैं। मतलब आप सोचिए कितने करप्ट है ये, इमेजिन कीजिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम आर्मी, वहां की जो आर्मी है उसको तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि भाई चोर है, भ्रष्ट है, भाई मुल्क चला रहे हैं तो वो करप्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहां का जो पॉलिटिशियन है ना वो भी उतना ही करप्ट है। तो इस मेरा जो गवर्नमेंट की, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जिसमें मेरा उनसे डिफरेंस है, जिसमें मैं उनसे डिफर करता हूं, वो यही है, हम हर चीज में आइडियलिस्टिक पोजीशन लेते हैं और हम आइडियलिज्म में चलना चाहते हैं। कि आइडियलिज्म ये है, नैतिकता ये कहती है कि भाई एक चुनी हुई सरकार दूसरी चुनी हुई सरकार से बात करे। एंड मैं कहता हूं यार भाई, मुल्क वहां का आर्मी चीफ चला रहा है, आर्मी चीफ से बात करो यार। शहबाज शरीफ से क्यों बात करते हो? क्या है उसके पास? मुशर्रफ से तुमने बात की तो मुशर्रफ ने जो कमिटमेंट दी, वो कमिटमेंट जब तक प्रेसिडेंट रहा तब तक उसने मेंटेन की ना, ठीक है? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी, उसने कमिटमेंट की है तो उसको वो इंप्लीमेंट करवा सकता है। बाजवा से आपने कमिटमेंट करी, बाजवा से आपने डील करी, सीज फायर किया, तो जब तक वो आर्मी चीफ था एक भी गोली नहीं चली ना बॉर्डर पे। तो जब आपने, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर पीस चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो आपको जो भी एग्रीमेंट करना है वहां पे आर्मी से करो। हम आइडियलिज्म में चले जाते हैं कि नहीं जी, हम चुनी सरकार से। अभी ये ट्रंप वाला भी जो इशू चल रहा है, ये क्या है बेसिकली कि जी, वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को जो है, हम ये चीन भी तो ले रहा है, वो भी तो ले रहा है, हमको क्यों कर रहे हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है। मैं कहा कर रहा है, कर रहा है, करने दो भाई। दुनिया आइडियलिज्म पे नहीं चलती, दुनिया प्रैक्टिकलिटी पे और सेल्फ इंटरेस्ट पे चलती है। भाई मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं ये काम करूंगा। ट्रंप को पता है कि यार चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स 90% रिजर्व उनके पास है, वो बंद कर देंगे, टेस्ला भी बंद हो जानी है, हमारी सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्रीज भी बंद हो जानी है, हमारे मोबाइल फोन की कंपनी ईवी सब बंद हो जाएगी। तो उसने प्रैक्टिकल अप्रोच लिया, उसने कहा भाई चाइना पे नहीं लगाना। इंडिया से हम ऐसी कोई चीज लेते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ है, जेनरिक ड्रग्स और आईटी सर्विसेज, अगर हम इनके ऊपर अगर लगाते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा तुरंत। तो उनको एग्जाम्प्ट कर दिया उसने और जिनका डायरेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर लगा दिया उसने। तो प्रैक्टिकलिटी भी चल रही है ना, आप भी प्रैक्टिकल होइए। तो अब ये, इस बात की मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव्स ढूंढे। एक्सपोर्ट मार्केट आप देखिए, इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स बढ़ी है इंडिया की, गिरने के बजाय, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढी ना, कि भाई अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस नहीं चाहिए। अल्टरनेटिव, प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लिया, खुद मैटर अपने हाथ में लिया, और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री सबको बुला के बोला कि भाई आप अल्टरनेटिव मार्केट निकालिए, उन्होंने निकाला। और आप देख लीजिए संजय जी, मैंने कल इंडिया टीवी पे मैं बैठा था, मैंने उसमें हम यही बात कही, मैंने कहा कि इंडिया ने हमेशा वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इंडिया ने हमेशा वो काम किया है जो टेक्नोलॉजी हमको डिनाई की गई है। जो चीजें हमको डिनाई की गई हैं वो हमने खुद बनाई हैं और दूसरों से बेहतर बनाई हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये सैंक्शंस लग रहे हैं, तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बात कही थी कि जब न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जब सैंक्शंस लगे, तो ये अपना गुरुमूर्ति
और कैबिनेट सेक्रेटरी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ये सारे लोग बैठे थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये जो सैंक्शंस लगे हैं ये 10 साल के लिए लग सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि क्या पागल हो गए, 10 साल के लिए सैंक्शन हम तो सोच रहे हैं हटाना कैसे? कहते हैं नहीं, अगर 10 साल लग गए ना तो हमारा जो ग्रोथ है ना वो कम से कम 50 साल वाला हो जाएगा, क्योंकि हम जागते ही नहीं जब तक हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते, जब तक हमको कोई चीज डिनाई नहीं की जाती, जब तक हमको प्रेशर में नहीं डाला जाता। अंडर प्रेशर ही हम परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सारा का सारा चल रहा है, मैं इस चीज को लेकर के इस सेंस में मैं खुश हूं कि हम अल्टरनेटिव मार्केट्स भी ढूंढ रहे हैं, हम अपनी सेल्फ की चीजें डेवलप भी कर रहे हैं। अब अश्विनी वैष्णव जी आपके फेलो ब्यूरोक्रेट आकर के बताते हैं जी देखिए हमने ये भी चिप डेवलप कर ली है, हमने ये भी चिप डेवलप कर ली है। ठीक है, हाँ, हमारी एक आईआईटी एनआईटी, हाँ, वो जोहो पे चले गए हैं। जोहो पे चले गए हैं। हाँ, लेकिन जब तो वो किसी ने वो जो coup चालू किया था, याद है आपको? हाँ, तो तो वो उस पे नहीं गए थे, coup पे कोई नहीं गया, वो बेचारे को कोई ही नहीं हैड टू गया। शट अप। यस। और आप देखिए जब ट्विटर शुरू हुआ था तो सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था? ओबामा ने ज्वाइन किया था। पूरी दुनिया को ट्विटर पे लाने का काम ओबामा ने किया था, क्योंकि वो अपनी सारी प्रेस स्टेटमेंट्स, अपना हर चीज ट्विटर पे पोस्ट करता था, अपने ट्विटर पे डालता था वो। उसको देख देख करके दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस आ गए, जब सारे पॉलिटिशियंस आ गए तो सारी फिल्म इंडस्ट्री आ गई, सारे लोग भी आ गए। तो लीडर्स लेता है, लेकिन कू पे कोई नहीं गया। तो जब कू पे जब ये लोग नहीं गए ना, उसी समय मेरी बात हो रही थी, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार देखना चलेगा नहीं। कहते हैं, क्यों नहीं चलेगा, देख रहे हो उसका ऐड आ रहा है, इसको जो है गवर्नमेंट इतना पुश कर, मैंने कहा गवर्नमेंट पुश कर रही होती तो गवर्नमेंट खुद तो होती कू पे। मैंने कहा, ये अच्छा पुश कर रही है, ये खुद है नहीं कू पे और उसको पुश कर रही है पता नहीं कहां से। ये देखिए एग्जाम्पल है सीधा सीधा कि जैसे ही अश्विनी वैष्णव ने ज्वाइन किया, उसके हाँ, तुरंत बाद मैंने जोहो मेल पे साइन इन कर लिया। अच्छा। और उसके जो दूसरे फीचर्स हैं वो भी एक्सप्लोर हाँ, एक्सप्लोर किए। तो हाँ, अच्छा, मेरी देखा देखी जो मैंने कहा हम्म, कि आई हैव साइंड इन टू जोहो मेल, तो उसमें हम्म, 50 और लोग आ गए कि वी हैव आल्सो जॉइंड, वी हाँ, हैव आल्सो जॉइंड। और मेरे दुनिया हाँ, भर के जो है वो बहुत सारे जो फॉलोअर्स वगैरह थे उनके मैसेज हाँ, आ गए जोहो मेल के हाँ, ऊपर। अच्छा, ऐसे दिस इज हाउ इट बिल्ड्स अप। यस, एग्जैक्टली। सो अब मैं तो खैर अब सोशल मीडिया मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं जाता सोशल मीडिया पे, लेकिन बात आप सोचिए ना कि ये जो अप्रोच था वो कब जागा है, ये सारी चीजें कब जागी है? जब आपको प्रेशर आया ना वहां से, जब आपको डिनाई कर रहे हैं, आपको प्रेशर डाल रहे हैं, आपसे आप जबरदस्ती चीजें करवाना चाह रहे हैं, तो खड़े हुए हैं। तो हम तो यही बात जब हम कहते थे तो हमको ट्रोल करते थे, जब हम कहते थे कि यार मत रिलाई करो, ये नई ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, इनके ऊपर रिलाई मत करो, खुद का डेवलप करो। अच्छा, अब गवर्नमेंट ट्रेंड चलवाती है फंड कावेरी इंजन, तो हमने फंड करना है, संजय जी ने फंड करना है, किसने फंड करना है कावेरी इंजन को? मतलब या तो सरकार कह दे तो हम एक क्यूआर कोड कावेरी फंड का भी लगा देते हैं कावेरी इंजन के नहीं, लिए, अगर इसलिए चलता सरकार है वो ये भी कह फंड दे, कर मैं देगी। 100% कह रहा हूँ, हाँ, अगर सरकार ये कह दे कि हमारे पास पैसे नहीं है और हाँ, हमको अब 5,000 करोड़ चाहिए, तो पब्लिक दे देगी वॉलंटरी। पब्लिक दे देगी, और हमारे तो 24 दान घंटे की परंपरा है। 24 घंटे के अंदर दे देगी। पोर्टल बंद करना पड़ जाएगा, इतना पैसा आएगा। हम्म। ठीक। लेकिन अब बात वही है कि अब लेकिन ट्रेंड चलवाते हैं कि फंड कावेरी इंजन, किसने फंड करना है सर, आपने ही करना है, और देखिए करेंगे। अभी वो इंजन नहीं दे रहे ना, जनरल इलेक्ट्रिक वाले नहीं दे रहे इंजन, तो तो हो गया अब ना, वो करें। साफरान ने कह दिया कि हम कस्टमाइज करके दे देंगे आपको, आप तो छोड़िए हाँ, चीज। हाँ, आज मैं देख रहा था कि आज कुछ लीक्स आए भी हैं कि गवर्नमेंट इज हाँ, कंसिडरिंग गोइंग दिस सैफरान वे। फ्रेंच इंजन, फ्रेंच इंजन फ्रेंच लेंगे ये। एएमसीए के लिए तो और वो तय हो ही गया है। ये, तो एएमसीए के हाँ, लिए हाँ, तय हो गया, तो उसके जो पहले के जो वेरिएंट है उनके लिए क्या दिक्कत है? तो एक मैं ये देख रहा था कि इन्होंने जो केपी में हमला किया है और साथ में अमेरिका ने बगराम मांगा है, इनके दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? देखिए बगराम एयरबेस तो वो लेंगे, ठीक है, बिना एयरबेस के अमेरिका वहां पे आएगा नहीं। ठीक है, वो जहां भी जाते हैं उनको वहां पे एक एयरबेस चाहिए होता है। और बगराम एयरबेस ले लेंगे, या पाकिस्तान में और भी, बलूचिस्तान में भी पसनी के पास ले ले, कहीं भी ले ले, एयरबेसेस कोई ना कोई एयरबेस तो ये देंगे उनको। और वो एयरबेस उनके पास रहेगा, बिना एयरबेस के अमेरिका आएगा नहीं, ये बात इनको भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है।
और अफगान से अगर मांगेंगे तो अफगान भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अफगान उनको एयर बेस नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो मना कर अफगान रहे जो नहीं नहीं अभी मना कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नेगोशिएट करेंगे डील ढंग की तो वो दे भी देंगे। मैं क्योंकि देखिए ये अफगान तालिबान वो अफगान तालिबान नहीं है मुल्ला उमर वाली, ये बड़ी प्रैक्टिकल। और अब आप देख लीजिए ना, हर महीने अब जो अफगान बजट बनता है वो पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका ही तो दे रहा है ना उनको, जब से वहां से गया है। हर हफ्ते पैसा भेजते हैं, कैश में भेजते हैं, यूएस डॉलर्स। तो अफगान गवर्नमेंट को पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, हमारा जो आवाम जो है जो रोटी खा रही है, वो कहाँ से खा रही है, उसके जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। और देखिए प्रॉपर्टीज सारी चीजें तो अफगान तालिबान ने कतर में यहाँ वहां बनाई हुई है ना, जो मिडिल ईस्ट में, दुबई में, कतर में। तो वो सब तो उन्हीं के कंट्रोल में है, तो वो दे देंगे। अगर वो नहीं भी देते तो पाकिस्तानी तो 100% देंगे, दे विल ऑलवेज एट देयर डिस्पोजल। तो ये बात अफगान को पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो ये पाकिस्तानी तो 100% देंगे। तो उस चीज को वो प्रैक्टिकली जज करेंगे और करके वो दे देंगे। वो जहां तक मुझे लगता है, ना दे वो बात की बात है। बाकी देख लीजिएगा कि अगर जो भी देगा उनको एयरबेस, इसका खामियाजा एक ही मुल्क भुगतेगा, उसका नाम पाकिस्तान है। उसकी जो ठीक है। और और ये जो अभी तो बलोचों का और जो पश्तूनों का टीटीपी का एक जो जॉइंट कोलैबोरेशन चल रहा है ऑपरेशनल लेवल पे, वो फिर वो भी नेक्स्ट लेवल जाएगा। क्योंकि जब एनिमी, आपके दो एनिमीज आकर के जब हैंड्स ज्वाइन करेंगे, तो अभी ये ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस शेयरिंग से आगे एक कदम आगे जाकर के फिर ये कोलैबोरेशन करेंगे, फिर एक दूसरे के फाइटर्स भी शेयर करेंगे, ऑपरेशंस भी जॉइंट ऑपरेशंस करेंगे। अभी तक इनके जॉइंट ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, टीटीपी और बलोचों के जॉइंट ऑपरेशन नहीं हुए हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, जो मैंने आपको बताया था आपके पिछले प्रोग्राम में, जो इन्होंने बोलान रिवर के किनारे पे किया था। अफगान इंटेलिजेंस ने और बलोचों ने मिलकर किया था, जो इनका आईएसकेपी का जो ट्रेनिंग सेंटर था, इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया था। बट वो टीटीपी के साथ नहीं था, वो जॉइंट ऑपरेशन इनका अफगान इंटेलिजेंस के साथ था। तो अगर टीटीपी और ये अगर जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर देंगे फिर क्या करेंगे? अभी तो इंडिविजुअली नहीं हैंडल हो रहे, जॉइंट ऑपरेशन शुरू करेंगे तो ये फिर कराची से लेकर के, मतलब मलीर कैंट से लेकर के लाहौर कैंट तक फिर कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। ये दे शुड रिमेंबर दिस। और ये वही बड़ी गलती करेंगे जो इन्होंने वॉर ऑन टेरर के टाइम पे की थी, कि जो अमेरिकन के साथ मिल गए थे और फिर 300 मौलवियों ने मिलकर फतवा दिया था कि ये जो जिहाद आप लड़ रहे हैं ये हराम है। और इसके ऊपर अभी दूसरी एक बात चल रही है, जो अभी सऊदीज के साथ जो मीटिंग हुई है, इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान ने सऊदी गवर्नमेंट से कि जो मक्का के जो मौलवी साहब है, ठीक है, उनको बुला करके, द ग्रैंड मॉस्क के जो मौलवी साहब है उनको बुला करके पाकिस्तान में ये फतवा दिलवाना है कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किया जाने वाला जो जिहाद है वो जिहाद नहीं है, वो फसाद है। और इनके खिलाफ लड़ने वाले जो है सारे मुशरिक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान आर्मी की एक बटालियन या मतलब एक यूनिट को वहां भेजा जाएगा मक्का में प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उनको डिप्लॉयमेंट होगी उनकी परमानेंट। ठीक है। और चूंकि वो हिफाजत में खड़े हैं मक्का के, ठीक है, और मतलब काबा की हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो वो फौज जो काबा की हिफाजत कर रही है उसके खिलाफ आप जिहाद कैसे कर सकते हैं? उसके खिलाफ तो आप जिहाद नहीं कर सकते। तो अभी एक नया ये हाफिज कुरान ने जो है नई थ्योरी निकाली है कि इनको ठीक है, ये फितना अल लेकिन ख्वारिज जो है। मैं देख रहा था एक इम्पोर्टेंट मौलाना है, कोई हक्कानी ही है वो, हाँ। उसने, मौलाना ने तो फतवा किया है कि साहब की जिहाद फर्ज है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं नहीं, वो तो आप देख लीजिए ना कि मौलाना अब्दुल अजीज जो कि लाल मस्जिद के जो मौलवी हैं, ठीक है, तो भाई लाल मस्जिद से तो बड़ा कोई भाई मरकज इस्लामाबाद या अरबन पाकिस्तान में तो नहीं है। तो अब्दुल अजीज ने क्या बोला था? उसने कहा था कि ये तो पाकिस्तान, तो वो अभी भी बैठ के वहां पे जब लाल मस्जिद में बैठता है वो अपने मिंबर पे, तो यही बोलता है, आज भी बोलता है। कहता है कि आपने देखा एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो मौलवी जो है पाकिस्तान आर्मी वालों को कह रहा था कि घबराओ नहीं, आ रहे हैं तालिबान, अब इधर आएंगे, ठीक है, और हम तुमको बताएंगे जब हम तुमको उल्टा टांगेंगे। वो क्लिप बहुत वायरल हुई, तो वही मौलाना अब्दुल अजीज था लाल मस्जिद का। तो उसके खिलाफ जब ऑपरेशन करना चाहा था इसने, मुशर्रफ ने, और ऑपरेशन किया भी था लाल मस्जिद में,
तो आप देखिए वो ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला था। जितने अटैक्स मुशर्रफ के ऊपर हुए, सुसाइड बॉम्बिंग के, फलाना ढिकाना, मतलब रॉ ने 2-2 बार जान बचाई उसकी, मुशर्रफ की। रॉ ने मुशर्रफ की 2 बार जान बचाई थी। इमेजिन कीजिए। तो ये हालत हो गई थी। तो लाल मस्जिद का वो जो मौलवी हो, तो उसको खुद का है। और अभी जब एड्रेस किया था अपना टीटीपी के अमीर ने, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने, भाई नूर वली महसूद ने साफ कहा ना कि भाई हमारा, उसने स्क्रीन पे चलाया वो 500 उलेमाओं के फतवे उसने चलाए स्क्रीन के ऊपर, कि ये 500 उलेमा है जिन्होंने हमारे जिहाद को जो है कि सही बोला है कि पाकिस्तान की जो फौज है ये मुशरिकून जो है उनके साथ खड़ी होती है और मुसलमानों को मारती है, तो इसके खिलाफ जिहाद जायज है। वो 5 के 500 उलेमा, उनके नाम और उनकी सील के साथ वो सारे सारे पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या सपोर्ट बेस है उनके पास। तो वो तो एक ग्रैंड मुफ्ती आकर के बोल देगा तो सब मान जाएंगे। तो ठीक है, बहुत चूरन बेचते, एक चूरन ये भी बेच दिया वो तो उन्होंने। नहीं मानेंगे, वो तो कह देंगे साहब ये तो हमारे फिरके का ही नहीं है, वो तो हनबली है, हम तो हाँ, हल्दी तो हनफी है। वहां भी है, तो वहाबियों से हमें क्या लेना देना। हो सकती नहीं, कुछ भी नहीं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, वैभव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।